नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, हमने पूर्व में भी विवाह संबंधी विषय पे अनेक तरीके से और अनेक पहलुओं पे चर्चा की है और आज भी विवाह के संबंध में ही उसके एक अन्य पहलू पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है विवाह होने से पहले की कंडीशन, यानी कि विवाह का मिलान, कि जो संभावित वर वधू है वो एक दूसरे के जीवन साथी बनने के योग्य है कि नहीं। इसके लिए एक व्यवस्था दी गई है। तो आज हमारी चर्चा का विषय वही है, विवाह में अष्टकूट मिलान। हिंदू धर्म में पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह से पूर्व संभावित वर वधू का भावी जीवन कैसा रहेगा ये जानना अति आवश्यक होता है। विवाह का जो प्रस्ताव आया है वह लड़का लड़की के लिए उचित है या नहीं, इसकी पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए जो विधि का वर्णन है उसे मिलापक कहा जाता है। मिलापक से वर वधू की शारीरिक व मानसिक स्थिति के साथ साथ दोनों के विचार, गुण अवगुण, दोनों की प्रजनन शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए 8 पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना होता है और इसमें इन 8 फैक्टर्स में से प्रत्येक फैक्टर का एक नियत अंक दिया गया है। तो उसी सीक्वेंस में उनकी हम पड़ताल करते हैं और उसी के अनुरूप उन अंकों की कुल योग करने के बाद में, जिसका कि 8 जो हमारे अष्टकूट हैं इनका कुल योग जो है 36 आता है। इसलिए इसे अष्टकूट गुण मिलान कहा जाता है। अब अष्टकूट ये किस प्रकार हैं, इसके लिए मुहूर्त चिंतामणि जो हमारा ज्योतिष का एक बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ है उसमें इसके बारे में वर्णन है और उसके अनुसार ये 8 कूट में सर्वप्रथम वर्णकूट, फिर वश्यकूट, फिर ताराकूट, योनिकूट, ग्रह मैत्री विचार, गण मैत्री विचार, भकूट विचार और नाड़ीकूट विचार। तो ये इस प्रकार मिलाकर के ये कुल 8 कूट होते हैं। इन 8 कूट का विचार ज्योतिष के माध्यम से किसी भी विवाह में अवश्य करना चाहिए और इस प्रत्येक गुण की एक निश्चित संख्या निहित है। तो इन सब का योग जैसा कि हमने अभी बताया कि वो 36 होते हैं, तो इसमें से कम 18 गुण अवश्य मिलने चाहिए। ये एक हमारा मिनिमम बेंचमार्क है और तभी उस भावी वर वधू का विवाह निश्चित किया जाना चाहिए। इनसे कम गुणों पर उस युगल का विवाह करने से बचना चाहिए, वरना विवाह उपरांत अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा कि आर्थिक, सामाजिक, संतान पक्ष या जीवन को लेकर खतरा हो सकता है। 18 गुणों से जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे उतना ही वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है। तो ये 8 गुण क्या हैं, इनको हम अलग अलग प्रकार से समझने की प्रयास करते हैं। पहला आता है वर्णकूट। वर्णकूट में राशियों का आधार है और राशियां जो हैं हमारे शास्त्रों में 4 वर्णों में विभाजित हैं, यानी ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। ये अलग अलग 3-3 राशियों के 4 समूह हैं, जैसे कि कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण वर्ग में आती है, मेष, सिंह और धनु ये क्षत्रिय वर्ग में आती है, वृषभ, कन्या और मकर ये वैश्य वर्ग की है, मिथुन, तुला और कुंभ ये शूद्र वर्ण की राशियां हैं। तो यदि वर्ग की जन्म राशि का वर्ण कन्या की जन्म राशि के वर्ण से श्रेष्ठ ना हो तो विवाह अनुचित माना जाता है। जैसे कि
कन्या मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण की है और वर क्षत्रिय वर्ण का है, तो विवाह नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे जाकर के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। इसके बाद आता है वश्यकूट। वश्यकूट का मतलब है कि कौन सी राशियां किसके वश में हैं। जैसे सिंह राशि पर किसी का वश नहीं चलता, सिंह राशि को छोड़ करके बाकी सभी राशियां मनुष्य राशियों के वश में हैं। कर्क, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां तो मनुष्य राशियों के भक्ष्य ही हैं। वृश्चिक राशि को छोड़कर सभी राशियां सिंह राशि के वश में हैं। बाकी मेष, वृषभ, धनु तथा जलचर राशियों का वशत्व यानी उनका कंट्रोल मनुष्य के व्यवहार के अनुसार जानना चाहिए। इसके बाद आता है ताराकूट। ये तीसरे श्रेणी का है। इसमें वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक गिनते हैं और कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या आती है उसमें 9 का भाग देने से यदि 3, 5 या 7 शेष रहे तो तारा एक दूसरे के लिए अशुभ, यानी कि यहाँ पर ये एक दूसरे के लिए वर और कन्या जो है वो कंपैटिबल नहीं है, अशुभ है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है योनि विचार। 27 नक्षत्रों को वर्गीकृत करके 14 योनियों के साथ चिन्हित किया गया है। ये योनियां नक्षत्रों के अनुसार होती हैं। इन योनियों में जो 2 अलग वर्गों में नक्षत्र पड़ते हों तो उनमें वैर भी होता है। जैसे कि गौ का वैर व्याघ्र से, महिष का वैर अश्व से होता है, श्वान का वैर मृग से होता है, सिंह का वैर गज से होता है, वानर का वैर मेष से होता है और मूषक का वैर मार्जर यानी बिल्ली से होता है और अंत में नेवले का वैर सर्प से होता है। तो अगर ये इन 2 अलग अलग योनियों में अगर वर वधू की राशियां पड़ रही हैं तो इनके आपस में जो है जिंदगी में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी और आपस में ये शत्रु भाव एक दूसरे में रखेंगे। इसके बाद आता है ग्रह मैत्री विचार, अर्थात कि भावी वर वधू की बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर को हमें देखना होता है, तो उसके लिए ग्रहों की मैत्री का मिलान किया जाता है। इस मैत्री का जो ग्रहों की मैत्री का मिलान है, इसका आधार भी राशि है। इसी के आधार पर इस कूट के अंक दिए गए हैं। जैसे कि दोनों की राशि के स्वामी आपस में अगर दोनों ही ग्रह मित्र हों तो ये विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसमें अगर एक मित्र हो और एक सम हो तो भी शुभ है, लेकिन दोनों सम हो तो ये सामान्य शुभ है, मतलब ना करें तो भी चल जाएगा और आप चलाना चाहें तो काम चल सकता है। अगर एक मित्र और एक शत्रु है तो ये अशुभ है, वैवाहिक जीवन में कलह की संभावना होती है। एक सम और एक शत्रु हो तो ये बहुत अशुभ है, इसमें किसी एक का स्वास्थ्य खराब या मृत्यु तक हो सकती है। और अगर दोनों ही शत्रु हों तो बहुत ही घातक है और इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी या तो किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा या दोनों में से एक की मृत्यु होने की संभावना रहेगी। इसके बाद आता है गण विचार। गण का मतलब होता है कि हमारे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसी प्रकार से जो नक्षत्रों की भी जो क्लासिफिकेशन है उसी के अनुसार है। कुछ नक्षत्र जो होते हैं वो देवगण के होते हैं, कुछ मनुष्यगण और कुछ राक्षसगण। तो जो देवगण के नक्षत्र होते हैं वो सतोगुणी होते हैं और मनुष्य गुण वाले वो रजोगुणी होते हैं और राक्षस गण वाले तमोगुणी नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो वैश्य वर्ग में गणकूट की विशेष महत्ता है, वहाँ इसको विशेष महत्व दिया जाता है गण दोष होने पर।
उनमें विवाह नहीं किया जाता वैश्यों के अंदर, वैश्य समाज में। दोनों का जन्म नक्षत्र अगर एक ही गण में होने पर दोनों में विशेष प्रेम होता है। अगर एक का देवगण हो दूसरे का मनुष्यगण हो तो उनमें मध्यम प्रीति होती है। एक का देवगण हो और दूसरे का राक्षस गण हो तो उनमें आपस में सदा लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है, आपस में बैर रहेगा। अगर एक मनुष्य और एक राक्षस गण की कैटेगरी के हों तो किसी एक के जीवन को भय रहता है, अर्थात या तो वो दोनों में से एक नहीं रहेगा या फिर उनका जीवन नारकीय होगा। इसके बाद आता है भकूट विचार, यानी कि वर वधू की एक ही राशि हो, इसका आधार राशि है, तो उनमें आपस में प्रेम प्रीति रहती है। जैसे कि अगर एक दूसरे की राशि से अगर 3-11 हो तो शुभ माना जाता है। 4-10 हो यानी एक की राशि से दूसरे की राशि 4-10 में पड़े तो भी शुभ होता है। और अगर एक दूसरे से 1-7 समसप्तम हो तब भी शुभ होता है। लेकिन यदि दोनों की राशि एक दूसरे से द्विद्वादश 2-12 में हो तो उनके वैचारिक मतभेद जिंदगी भर रहेंगे। नवम पंचम हो तो संतान अभाव या संतान के प्रति कुछ समस्या का सामना उनको करना पड़ेगा। और षडाष्टक हो यानी 6-8 अगर एक दूसरे से राशि पड़ती हो तो मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसके बाद सबसे अंत में नाड़ी को उठाता है। नाड़ी का आधार जो है ये नक्षत्र है, तो भावी वर वधू का स्वास्थ्य और संतान होगी उसमें कोई दोष तो नहीं आएगा, इसलिए नाड़ी मिलान किया जाता है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। प्रथम नाड़ी आद्य नाड़ी कही जाती है, ये वात प्रधान होने से इसका गुण चंचल व अस्थिर प्रकृति का होता है। द्वितीय नाड़ी मध्य नाड़ी है, ये पित्त प्रधान होती है, इसके कारण इसके अंदर उष्ण स्वभाव होता है। और तृतीय नाड़ी अंत्य नाड़ी ये कफ प्रधान नाड़ी होती है, तो इसके कारण इसमें शीतलता का गुण होता है। तो नाड़ी मिलान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर वधू की एक नाड़ी आने पर संतानोत्पत्ति में बाधा आ सकती है। नाड़ी मिलान में सिर्फ 2 ही संभावना होती है, या तो नाड़ी मिलेगी और या नहीं मिलेगी। अगर दोनों की नाड़ी अलग अलग होगी तब तो ठीक है, और अगर नाड़ी एक है तो ये समस्या पैदा करने वाला है। तो इसमें इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा 8 अंक दिए गए हैं और ये महादोष की श्रेणी में आता है अगर ये नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष के अलावा भकूट दोष और गण दोष, ये बाकी ये 2 भी यानी गण दोष, भकूट दोष और नाड़ी दोष ये महादोषों की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें अगर कोई असमानता हो, नेगेटिव अगर हमारे को इंडिकेशन मिल रहा हो तो हमारे को उस विवाह को अवॉइड करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज अष्टकूट मिलान पर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आशा करता हूँ ये चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।